Welcome everyone to a brand new edition and the very first edition of Plain Speak Weekend. I'm Shivani Gupta. On this show, we're going to discuss some of the burning issues of the day, but get you a little bit of a deeper insight into the topics that we discuss every day on the show. I have with me today a very special guest. I have with me lawyer Ashwani Upadhyay, who is also known as the PIL man of India. He has several very serious PILs ongoing in the Supreme Court, but I'm talking to him today, this week, because Waqf bill has been passed by both houses of parliament. What does that mean? Because he's one of those individuals who's had a PIL in the Supreme Court since 2020 against the Waqf Act. So Ashwani Upadhyay, thanks a lot for joining us. Thank you. Let me begin by asking you, the BJP or the supporters of the BJP are calling this a historic amendment that has been passed on the Waqf Act. Many felt that this was undoable after what had been done in 2013, that only after two successive terms, in their third term, even the BJP has managed to do what they managed to do on the floor of the House. You had a PIL against the Waqf Act. Are you happy with the amendments? Because not everybody seems to be very happy. No, I am very happy, and this amendment was very necessary. It is necessary. It is constitutional. It is the need of the hour. It must be done. Definitely, I thank you, Honorable Home Minister. I thanks Mr. Or Prime Minister. It was very necessary. Why I am saying is this. This is the Waqf Act, and this is the Constitution. Waqf is not mentioned anywhere in the Constitution. And Waqf Tribunal, definitely not. Unfortunately, we have the Waqf Board and Waqf Tribunal. The first Waqf Act was enacted by Britishers, and that was the demand of the Jinnah in 1913. Then 1923. जिन्ना ने जो वक्फ एक्ट बनाया था, उस वक्फ एक्ट से टोटल 50,000 एकड़ जमीन वक्फ में हुई थी. जब 1950 में देश आज़ाद हुआ तो कैलकुलेशन हुई कि भारत में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, तो पता चला 50,000 एकड़ है. उसके बाद नेहरू जी ने जो वक्फ एक्ट इनेक्ट किया 1954 में, जो इंदिरा जी ने अमेंड किया, राजीव गांधी ने अमेंड किया, फिर नरसिम्हा राव ने अमेंड करके 1995 में लिया, फिर 2013 में मनमोहन सिंह जी ने अमेंड किया. इस एक्ट के कारण 39 लाख प्लस लगभग, मोटा मोटा, क्योंकि केरल और बंगाल ने अपना डाटा नहीं दिया है, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है. तो ज्यादा हो सकता है, लगभग 40 लाख एकड़. तो जिन्ना ने अंग्रेजों के 500 साल, मुगलों के 500 साल के गुलामी और अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद टोटल वक्फ प्रॉपर्टी भारत में थी कितनी? 50,000 एकड़. और पिछले 75 साल में प्रॉपर्टी कितनी हो गई? लगभग 40 लाख एकड़. यानी 80 टाइम्स बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि इस कानून ने वक्फ बोर्ड को अनब्रिडर्ड पावर दे दिया, अनलिमिटेड पावर दे दिया, कोई रोक टोक नहीं. 2013 के बाद या उससे पहले भी? नहीं, 1995 से. 1995 से बहुत ज्यादा पावर दिया था. 2013 के बाद तो पूछे नहीं. मतलब उसके बाद तो उन्होंने पूरा इसको मगरमच्छ बना दिया कि जहां मन करे वहीं हाथ रख दे, जहां मन करे वहीं हाथ रख दे. नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे, रेलवे के किनारे, आर्मी के जो बेस होते हैं, कैंट एरिया, वहाँ के आसपास की ज़मीनें, जहाँ खाली ज़मीन दिखे वही वक्फ प्रॉपर्टी, जहाँ खाली दिखे वही वक्फ प्रॉपर्टी. अमित शाह ने डेटा दिया था पार्लियामेंट में कि 100 सालों में जी 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ थी, और उसके बाद 2013 से 2024 तक ही 21 लाख और बढ़ गई. 21 लाख एकड़ और बढ़ गई मनमोहन सिंह जी के कानून के बाद 10 साल में. 10 साल में सबसे ज़्यादा जो बढ़ा वो 1995 से बढ़ना शुरू हुआ, जो नरसिम्हा राव ने बनाया. 2013 के बाद तो इसके पास मतलब ये था कि ये किसी भी चीज़ को कह दे. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को, जो दिल्ली का है, उसको बोला वक्फ प्रॉपर्टी है. बसंत कुंज, बसंत विहार को बोल दिया वक्फ प्रॉपर्टी है. ठीक है. बहुत सारे सरकारी बैंक जहाँ ऑफिसेज बने, बोल दिया ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है. 2-2 हज़ार साल पुराने गांव, 2-2 हज़ार साल पुराने मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी है. ये तो चल ही रहा था, ये जो सबके सामने आया. लेकिन हमने, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, उस समय जो मुझे समझ में आया था कि 10 लाख एकड़ है, क्योंकि हमारी एक लिमिट है डाटा पता करने की. उस समय भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ज़्यादातर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें इकट्ठा हो रही थी वो बड़े पॉश एरिया में हो रही थी, जहाँ 2 साइड ओपन प्लॉट है, जहाँ 3 साइड ओपन प्लॉट है. अच्छा. हाँ, जहाँ जहाँ पॉश एरिया है, जहाँ से हाईवे गुजरा हुआ है, जहाँ से अच्छी अच्छी सड़कें गुजरी हैं, जहाँ वीआईपीज कॉलोनी है, जहाँ सिविल लाइन है. दिल्ली का आईटीओ देख लीजिए, पॉश एरिया है. दिल्ली का आईटीओ में एकदम 3 साइड ओपन प्लॉट वक्फ प्रॉपर्टी.
ये सिचुएशन है। और उस पर कब्जा कर लिया, कब्जा करके फिर क्या कर रहे थे, उसको रेंट आउट कर रहे थे। और उसमें मुझे जो दिल्ली में खेल समझ में आया कि नंबर एक से चेक से लेते थे 10,000 रुपये किराया और ऊपर से लेते थे 10 लाख रुपए। इतना मतलब महंगी प्रॉपर्टी है। तो भाई तय कर दिया कि भाई देखो ऐसा है, इसका किराया पड़ेगा 10 लाख रुपए महीने, लेकिन तुम्हें चेक से देना है 10,000 रुपए, बाकी 9,90,000 तुम मुझे ऊपर से देते रहो। तो कमाई और वो कैसे किसके हाथ जा रही है किसी को पता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जो वक्फ बोर्ड के लोग सब मिलजुल के अपना खा रहे थे। जो उसमें जितने भी लोग हैं वक्फ बोर्ड के, जो सारे मुस्लिम ही होते हैं, उसमें कोई दूसरा तो होता ही नहीं, नॉन मुस्लिम तो होता नहीं है, वही सारे मिल के खा रहे थे। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए और वहाँ 5-5 लाख रुपए फीस लेने लग गए। मुस्लिम उसमें नहीं पढ़ा रहे, भाई 5 लाख रुपए फीस गरीब आदमी कहाँ देगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मेडिकल कॉलेज बन गया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे पेट्रोल पंप बना लिया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कोल्ड स्टोर बना लिया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे थिएटर बना लिए, कई सारे सिनेमा घर बन गए और बन के पैसा कमा रहे हैं। तो ये वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से कहते हैं ना, ये मजहब की आड़ लेके ये भ्रष्टाचार कमाई का अड्डा बन चुका था। लैंड माफिया बोल रहे हैं, मॉडर्न डे लैंड माफिया। लैंड माफिया। नहीं, बट लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी जो क्लेम्स हो रहे हैं ना, कि जैसे पार्लियामेंट पे क्लेम है, या आपने बोला एयरपोर्ट पे क्लेम है, इस पे क्लेम है, फलाने पे क्लेम है, ये सब अफवाहें हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई उसमें ऑपोजिशन ने बोला कि ये इसका कोई सोर्स नहीं है। जैसे अभी तिरुचेंदुराई में बोला पूरा विलेज क्लेम कर लिया, मुनम्बम में केरला में बात हो रही है। तो लोग कह रहे हैं ये बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, कुंभ की जगह या प्रयागराज में कोई जगह क्लेम कर रखी है, इतना है नहीं जितना बढ़ाया रखा। नहीं, वक्फ बोर्ड के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। मैं आपको कुछ और बताता हूँ। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में होता है, स्टेट कैपिटल में होता है। जैसे यूपी का लखनऊ में है, एमपी का भोपाल में है, ठीक है। झबुआ एक ट्राइबल एरिया है। झबुआ के ट्राइबल्स तो कभी अपने लोकल कोर्ट में भी नहीं जाते, उनका झगड़ा कभी ऐसा होता नहीं, उनको तो जो कुछ होता है आपस में पंचायत करके निपटा लेते हैं। वहां पे वक्फ बोर्ड जाता है, गांव पे, पूरे गांव पे कहता है ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है। वो बेचारे ट्राइबल परेशान हो जाते हैं, तो फिर क्या कहता है, एक काम करो कन्वर्ट हो जाओ तो बच जाओगे। तो वक्फ बोर्ड दो काम कर रहा था। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एकदम सीरियसली आपको इल्जाम नहीं, एकदम हकीकत बता रहा हूँ, जांच कराई जा सकती है। तो वक्फ बोर्ड दो काम कर रहा था, अमीरों को नोटिस भेज भेज के एक्सटॉर्शन कर रहा था और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्जन भी करा रहा था। एक्सटॉर्शन कैसे कर रहा था, जैसे ये नोएडा में आपका इतना अच्छा स्टूडियो है, अब पता चला किसी को नोटिस भेज दिया, क्योंकि नोटिस भेजने के पहले जो कानून है ये, इसमें ये नहीं लिखा था कि आपको जांच करनी है कि क्या करनी है। सर्वेयर भी इनका, जांच करने वाले यही चोर, यही दरोगा, यही जज, सब कुछ यही फैसला करने वाले भी। अब नोटिस भेज दिया यहाँ पे नोएडा में कि भाई ये काम करो, ये प्रॉपर्टी आपकी वक्फ प्रॉपर्टी है। अब आप उस वक्फ बोर्ड की जो नोटिस आई है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा इनके यहाँ ट्राइब्यूनल में, और वो कहाँ है, लखनऊ में, नोएडा से 600 किलोमीटर दूर। तो चलो आप तो चले जाओगे, वो गरीब आदमी कैसे जाएगा। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी जब क्लेम करते हैं तब भी लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं। जो पार्क है उस पर क्लेम करेंगे तो कौन लड़ेगा, वो लेखपाल पटवारी थोड़ी लड़ेगा, वो एसडीएम इतना थोड़ी लड़ेगा। वो भी सोचेगा यार मैं 2 साल के लिए नौकरी पे आया हूँ, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं क्यों लड़ूं। सारी जो पब्लिक लैंड पे जो कब्जा हुआ है वो ऐसे ही कब्जा हुआ क्योंकि इस एक्ट में ये कह दिया कि नोटिस भेजने के 30 दिन के अंदर किसी ने अगर आपको आपके जवाब नहीं दिया तो वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। और करते क्या थे बड़े चालाकी से कि नोटिस भेजते थे और नोटिस पब्लिश गजट कैसे कराते थे, ऐसे अखबार में कराते थे जो अखबार कोई पढ़ता ही नहीं है। ऐसे अखबार भी तो हैं जिसके सर्कुलेशन 500 है, जिसके सर्कुलेशन 1000 होता है, रजिस्टर्ड अखबार है, वो कोई पढ़ता नहीं है। मतलब डेली के उसमें आता होगा लेकिन बड़ा डेली नहीं है, बड़ा डेली नहीं है, या कुछ अरे बहुत छोटे छोटे, मतलब 10 पेज के अखबार, 5 पेज के अखबार होते हैं, कभी शाम को निकलते हैं, वो सुबह निकलते भी नहीं। तो एक्ट में इतना भी नहीं था कि आपको 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स में आपको करना है, इस लैंग्वेज में करना है, कि आपको नेशनल न्यूज़पेपर पे करना है या नेशनल चैनल पे करना, कोई प्रावधान नहीं। आपको एक बार अखबार में दे देना है, तो छोटे से अखबार में दे दिया जिसको कोई पढ़ता नहीं, उसमें इतने छोटे से में दे दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर किसी को अपने को जवाब देना है तो दे दो। 30 दिन कोई जवाब ही नहीं दिया, अखबार तो किसी ने पढ़ा नहीं, और पता चला वहां बाद में आके बोर्ड लग गया ये तो वक्फ प्रॉपर्टी। जब बोर्ड लगा तब पता चला अच्छा ये तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। बोर्ड लगने के बाद अब क्या करोगे, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप मेरठ के हो लखनऊ जाओ, मुजफ्फरनगर के हो लखनऊ जाओ, आप सहारनपुर के हो, देवबंद के हो, तो आप संभल के हो, तो कहाँ जाना है आपको, लखनऊ 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर। तो झबुआ में यही हो रहा था। झबुआ का जो आदिवासी कभी अपने लोकल कोर्ट नहीं गया उसको कह रहे भोपाल आओ, जिसने कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किया
भोपाल कहाँ है उसको पता ही नहीं है, ट्राइबल को, उसको कहा जा रहा है कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हें गांव खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। नहीं, आपने ट्राइबल की बात करी तो इसमें जो 3 बड़े चेंजेस है वो ये है कि गवर्नमेंट लैंड पे जिस पे भी क्लेम है, चाहे पुराना ही कोई क्लेम क्यों ना हो, अगर उस पे डिस्प्यूट है तो वैसे ही वक्फ अभी नहीं होगी इन द इंटरिम। गवर्नमेंट लैंड पे तो ऑल क्लेम्स आर वॉइड नाउ, Yes. राइट, अनलेस ऑफ कोर्स दे चैलेंज व्हिच Yes, दे आर अलाउड yes, टू। yes. ट्राइबल लैंड पे आप नहीं कर सकते क्लेम, अब तो एएसआई लैंड पे भी आपका क्लेम वॉइड हो जाएगा। तो जो जो चेंजेस सरकार लाई है, क्योंकि डिमांड तो बहुत सारे लोगों की ये थी और आपकी भी ये थी कि ये तो खत्म हो जाना चाहिए ना, बिल्कुल, एक्ट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। तो सरकार ने तो वो नहीं किया है, लेकिन जो जो चेंजेस सरकार ने किए हैं उससे आपको क्या लगता है कि जो इतना बड़ा जो घपला हो रहा था जो आप बता रहे हैं और देखिए, इसकी आड़ में जो जो हो रहा था वो खत्म होगा या हाँ, नहीं होगा? वो ज्यादातर वक्फ बोर्ड की जमीन किस पे कब्जा हो रही थी? पब्लिक लैंड पे। गांव में ना ग्राम सभा की जमीन होती है, वहाँ गाय, गोचर कहते हैं, जहाँ गाय घास खाती है, तो गोचर जमीन होती है गांव में। खेल का मैदान होता है, वहाँ गांव में बारात आती है ना, तो बारात घर होता है। बारात के इकट्ठा होने के लिए वो जगह छोड़ी जाती है, खाली जगह होती है वहाँ। बारात घर तो होता नहीं, खाली जगह छोड़ दी जाती है, बारात घर होता है। ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, नहर के किनारे जमीन छोड़ दी जाती है, बगीचा लगाने के लिए जगह छोड़ दी जाती है कि भाई कल को यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। उन जगहों पे ये कब्जा कर रहा था। गरीबों के लिए जमीन छोड़ दी जाती है कि भाई गरीबों को पट्टा किया जाएगा। तो अब गरीब को उधर पट्टा हुआ, इधर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। जैसे उसने क्लेम कर दिया तो तहसीलदार तो बेचारा हाथ खड़े हो गया। क्यों? क्योंकि जो डीएम था, जो कलेक्टर था, जो एसडीएम एडीएम, वो भी इसके नीचे था, ट्राइब्यूनल के नीचे। ट्राइब्यूनल के नीचे था, वक्फ बोर्ड के नीचे। मतलब वो जो कहेगा उसको डीएम को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि जनरली डीएम मालिक होता है जिले का, सब कुछ उसके अंडर में होता है। दूसरा, सर्वेयर इनका था। अब क्या हुआ कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं ये मैं वक्फ करने जा रहा हूं, तो आप तुरंत ही पहले तो उस जमीन पे आपका मालिकाना हक होना चाहिए, आपके नाम ही नहीं होना चाहिए, आपका फिजिकल पोजीशन भी होना चाहिए। 2 चीजें कर दी। तीसरा कर दिया, सर्वे कौन करेगा, सर्टिफाई कौन करेगा? डीएम। तो डीएम किससे करवाएगा? डीएम अपने एसडीएम को बोलेगा, एसडीएम तहसीलदार को बोलेगा, तहसीलदार अपने वहाँ पे जो पेशकार होते हैं या लेखपाल होते हैं कानून को, वहाँ से। तो एक पूरा प्रोसेस हो गया, हर चीज़ रिटर्न में होगा, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। जो सबसे अच्छा ये हुआ कि पब्लिक लैंड पे ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया एक तरीके से। गवर्नमेंट लैंड पे तो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, एएसआई पे रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। अगर आप कह रहे हैं ट्राइबल लैंड पे भी किया है, गवर्नमेंट ने कोई डेटा तो नहीं दिया है इसका, लेकिन उन्होंने ये जरूर प्रोविजन किया है शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 की लैंड को आप नहीं, क्लेम ही नहीं कर सकते। और जो किया हुआ अभी है वो भी नहीं अब गया। तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये 3 रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। अब बचा केवल प्राइवेट लैंड। हमारा ये कहना है, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे, पहली बात तो सरकार को बधाई देता हूँ, कम से कम इतना काम कर दिया, 50% अपना हमारा काम पूरा हो गया। एक तो ये कि हमारा ये कहना है कि अगर हिंदू हिंदू का झगड़ा है तो कोर्ट में चलेगा, हिंदू जैन का झगड़ा है तो कोर्ट में चलेगा, हिंदू बौद्ध का झगड़ा है तो कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम आके कह दे हमारी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो ट्रिब्यूनल में क्यों चलना चाहिए? दूसरा, पूरे भारत के संविधान में 1 नेशन 1 कोर्ट्स है, मतलब जो कोर्ट होगी वो सबके लिए कॉमन होगी। रिलीजन के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। भारत में 18-20 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल, ऐसे अलग अलग। आपका एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। कोई मजहब के आधार पे नहीं होता ट्रिब्यूनल, हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है, रिलीजन न्यूट्रल होता है, सबके लिए कॉमन होता है। ये वाला जो ट्रिब्यूनल है, अभी भी इसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनको अभी जाना पड़ेगा। भाई भारत में सबसे ज्यादा दान कौन करता है? आप जरा सोचिए। सबसे ज्यादा भारत में दान करने वाले, मेरे पास इसका आंकड़ा है, सबसे ज्यादा दान करते हैं अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मारवाड़ी समाज, जो बनी है जो वैश्य समाज है। अब मान लो कहीं पे बिरला धर्मशाला बनी है, मारवाड़ी धर्मशाला बनी है, अग्रवाल धर्मशाला, उस पर अगर कोई आके कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो अग्रवाल साहब, जैन साहब और जो भी है उनको वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों जाना चाहिए? वो अभी भी जाना पड़ेगा, वो अभी जाना पड़ेगा। उसको लेके मेरा ऑब्जेक्शन है। और मैं आशा करता हूं कि चूंकि पीएल हमारी चली रही है और कोर्ट उसको हम आगे, वो हम लड़ाई हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो भी सुधार हुआ है वो तो ठीक है, एक्ट में जो सुधार हुआ है वो ठीक है, लेकिन ट्राइब्यूनल खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, वो बोर्ड रहे। अच्छा। एक्चुअली हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कहा। क्या हो रहा है, मैं पार्लियामेंट में देख रहा था, वो लोग बार बार ना मिसलीड कर रहे हैं, बार बार वो झूठ परोस रहे हैं कि नहीं 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 आपने ये, बोर्ड और ट्रिब्यूनल 2 अलग अलग चीजें हैं। अपना हमारा काशी विश्वनाथ का अपना बोर्ड है, हमारा वैष्णो देवी का बोर्ड है, हमारे सिद्धि विनायक का बोर्ड है, सबके बोर्ड है।
हिंदू बोर्ड और इस वक्फ बोर्ड में अंतर क्या समझिए। हिंदू जो बोर्ड है उसमें कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। हाँ, वो प्रॉपर्टी एजुकेट करते ही नहीं बस है, बस उनका बस प्रॉपर्टी का काम ही नहीं है, काम वो ही तो नहीं मंदिर है। चलाने का मंदिर चलाने का काम है। वैसे ही वक्फ बोर्ड भी अब जो है नए वाले प्रावधान में वो अपना मस्जिद चलाएगा, काम अपना या जो भी वक्फ प्रॉपर्टी पे जो भी है चलाएगा, चलाए। लेकिन हिंदुओं के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं है। अगर हिंदुओं के पास अपना ट्रिब्यूनल होता फिर तो काशी का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, फिर तो मथुरा का मुकदमा ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, फिर तो भद्रकाली का मुकदमा, भोजशाला का मुकदमा, अटाला का मुकदमा, देश भर में जितने हमारे मंदिरों के मुकदमे हैं फिर तो ट्रिब्यूनल में चलने चाहिए। सब जमीन के मुकदमे, सब जमीन के मुकदमे हैं। बोर्ड और ट्रिब्यूनल बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड जैसे आपका खुद के आपका जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, इस पूरे आपके इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूशन का कोई डिस्प्यूट हो गया जमीन उमीन का तो वो डिसाइड फिर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकते, फिर वो रेवेन्यू कोर्ट जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। तो सिंपली वैसे ही जैसे मठ मंदिर का विवाद है, सिखों के गुरुद्वारे का विवाद है और क्रिश्चियंस के चर्च का विवाद है, उनके पास किसी कोई अपने पास ट्रिब्यूनल नहीं है। सबका मुकदमा चलता है रेवेन्यू कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि सारे लैंड के रिकॉर्ड डीएम के पास होते हैं। तो सर आप कह रहे हैं ट्राइब्यूनल नहीं होना चाहिए, उसकी लड़ाई आप अपनी जारी रखेंगे, कोर्ट में जारी बिल्कुल, रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, इतना ही रिफॉर्म करना था तो, और ये गलत है, आप कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब के हिसाब से कोई ट्राइब्यूनल नहीं हो सकता, किसी के पास है भी नहीं इतनी पावर कि वो कोर्ट के बराबर कोई ट्राइब्यूनल हो, तो सरकार ने क्यों नहीं इसे हटा दिया? कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जितना किया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें अभी इतना काम करना पड़ता, उसमें से आधा काम सरकार ने कर दिया है, आधा हम कर लेंगे, कोर्ट से कर लेंगे। एक सवाल और बनता है अश्विनी जी कि अभी तक ये चल कैसे रहा था फिर, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने यही चैलेंज किया, तो अभी तक कैसे चल रहा था? इस देश में बहुत सारे पार्लियामेंट्री सिन हुए हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिन हुए हैं। पार्लियामेंट में देश को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 50 से ज़्यादा कानून बने। अंग्रेज़ों ने 100% कानून यहाँ पे लूटने और बांटने के लिए बनाया था। दुर्भाग्यवश अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी वो सिस्टम रुका नहीं और लूटने और बांटने के लिए कानून बनते रहे। ये दुर्भाग्य की बात है। एक उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब हम आज़ाद हुए तो जो जजेस थे वो जजेस कौन थे? जजेस वो थे जिनके पिताजी खुद ही बैरिस्टर हुआ करते थे। तो उनके पिताजी की पढ़ाई भी कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी और जो जज हुए और आज तक जो जज हो रहे हैं वो भी कॉन्वेंट एजुकेटेड रहे। हालत ये हुई कि उनको धर्म और रिलीजन का डिफरेंस ही नहीं पता। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। एक मेरी अलग इस पे PIL है, किसी दिन आप चर्चा करिएगा तो मैं बताऊंगा धर्म और रिलीजन अलग अलग कैसे होता है। ठीक है, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, कभी सवाल नहीं किया। मैं आपको इसी वक्त के बारे में बताता हूँ। मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना अन इस्लामिक है, हराम है। इसलिए आपको अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी में एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5 बार अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं की जा सकती। G20 का सम्मेलन हुआ था, जितने भी थे देश के प्रधानमंत्री सब गए राजघाट, गांधी जी की समाधि स्थल पे। MBS अरब के जो सुल्तान हैं वो बड़े मॉडरेट हैं, लेकिन वहाँ नहीं गए वो। क्यों? क्योंकि वो जो महात्मा गांधी के समाधि स्थल वो उनके लिए मज़ार है, उनके लिए मज़ार है, तो मज़ार पे सर झुकाना। और भारत में क्या हो रहा है कि वक्फ एक्ट मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता जा रहा है। पूरी दुनिया में किसी भी देश में जो वहाँ पे इन्वेडर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन हमारे देश में इन्वेडर्स की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा एक कानून बना है, उसका नाम है एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट। मतलब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, जितने थे वहशी दरिंदे, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, जिन वहशी दरिंदों ने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, जिन वहशी दरिंदों के कारण हमारी माताओं और बहनों को जौहर करना पड़ा, उनके चबूतरे, उनके मकबरे, उनकी कब्रों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसलिए हमने इस कानून को चैलेंज किया हुआ है। आप जरा सोचिए, हिंदुओं को अनाम करने के लिए, निहत्था बनाने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया। हमारी सरकार ने उसी कानून को कॉपी पेस्ट मार के 1958 में बना दिया। हालत यह है कि नवरात्रे में शोभा यात्रा निकलती है, किसी के हाथ में तलवार नहीं है, जबकि दुर्गा जी का मुख्य शस्त्र तलवार है। शिवरात्रि पे शोभा यात्रा निकलती है, किसी के हाथ में त्रिशूल नहीं है, जबकि त्रिशूल शंकर जी का मुख्य शस्त्र है।
गणेश पे शोभा यात्रा निकलती है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है इस कानून के कारण। क्यों? जबकि कुल्हाड़ी गणेश जी का शस्त्र है। तो ये जो सिस्टम किया गया कानून बना बना के हमारे देश को, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने इस कानून को चैलेंज किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट को, ये भी कोर्ट में चल रहा है। 2012 में एकाएक जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग राहुल गांधी से मिलते हैं। ये रिपोर्टेड है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। राहुल गांधी, जमीयत उलमा हिंद और राइट टू एजुकेशन। इन्होंने बोला हमारा मदरसा राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन के दायरे में अगर रहता मदरसा तो मदरसों की जांच होती, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है इसको भी देखा जाता, कौन पढ़ा रहा है इसको भी देखा जाता। जैसे टेट आ गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ पे भी टेट क्वालिफाइड टीचर रखना पड़ता। तुरंत 2012 में कांग्रेस ने अमेंड किया और राइट टू एजुकेशन को इससे दायरे से बाहर निकाल दिया। तो आज की डेट में सरकार या डीएम, कलेक्टर या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनको पता ही नहीं मदरसे में कौन पढ़ रहा है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कौन पढ़ा रहा है, और माइनॉरिटी के नाम पे बाहर निकाल दिया। और माइनॉरिटी न संविधान में डिफाइन है, न माइनॉरिटी किसी कानून में डिफाइन है। और माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी के नाम पे जो है कमीशन, माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है। माइनॉरिटी कौन है? पूरी पॉलिटिक्स ही हमारे देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी रह गई है। अरे भैया, माइनॉरिटी वो होता है जो 1% से कम होता है, जो यूएन की डिफिनीशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा ग्रुप, ऐसा समुदाय जिसकी संख्या नगण्य हो, कोई सामाजिक वजूद न हो, कोई आर्थिक वजूद न हो, कोई राजनीतिक हैसियत न हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। हमारे देश में यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके, उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए, उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। नागालैंड में जो 88% है वो माइनॉरिटी बने हुए, कश्मीर में जो 98% है वो भी माइनॉरिटी बने हुए, आपके लक्षद्वीप में जो 97% हैं वो भी माइनॉरिटी बने हुए हैं, आपके मेघालय, मिजोरम में जो 80% है, 85% है वो भी माइनॉरिटी बने हुए हैं। तो इस देश में बहुत कुछ चल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, बट चलिए पॉलिटिशियंस से तो उम्मीद चलिए कहे कि कम है, वो उनके लिए तो पॉलिटिक्स बड़ी है। इसमें जुडिशरी का फेलियर नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज चल रहे हैं, तो क्या उनको कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जुडिशरी का भी फेलियर है, हमारे हमारे एमपीज का भी फेलियर है। ये जो कानून बने हैं, जिन कानूनों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जब ये कानून बने थे उस समय वकील नहीं हुआ करते थे। राम जेठमलानी जी वकील थे उस समय, अरुण जेटली जी वकील थे, सब लोग हुआ करते थे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये उन लोगों ने क्यों नहीं किया। फिर कई बार लगता भगवान ने शायद हमें इसी काम के लिए चुना हुआ था कि भाई काम करो, ये लोग नहीं करेंगे काम, तुम कर लेना। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारा ये बहुत सीधा सीधा कहना है, संविधान 2 शब्दों से मिलके बना है, समविधान, समान विधान, एक देश एक विधान। जो कानून हो वो सबके लिए समान हो। और सबसे आश्चर्य है कि पूरी दुनिया में जो मेजॉरिटी होता है ना, वो अपने स्पेशल राइट के लिए लड़ता है कि हम मेजॉरिटी हैं, हमको ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें उल्टा होता है। यहाँ उल्टा होता है, हम कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो माइनॉरिटी को मिला हुआ है। हाँ। नहीं, चलो जी, आपने ये बात करी तो मैं वक्फ एक्ट पे जो डिबेट हो रही है उस पर वापस आती हूँ। आपने बोला ये जैसे हिंदू के भी मंदिरों के, धामों के ट्रस्ट हैं, धाम के बोर्ड हैं, तो लोग ये कह रहे हैं उसमें आपने कोई नॉन हिंदू नहीं डाला है, तो आपने ये वक्फ बोर्ड में क्यों डाल दिए कि आप 3 नॉन मुस्लिम डाल सकते हैं? नहीं, वो गुमराह किया उन्होंने, वो गुमराह कर रहे हैं जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो वक्फ बोर्ड को चलाएगा वो मुस्लिम ही होगा, लेकिन उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगा वो गैर मुस्लिम हो सकता है, और ऐसे जगह जगह है। और दूसरा, कैसे ऐसा कोई पैरेलल नहीं है हिंदू के किसी बोर्ड पे नहीं है? पहली बात तो ये तुलना ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं तुलना करना चाहिए? भारत में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। मेरी पीआईएल चली, मैंने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। मजार, दरगाह, चर्च, मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी चर्च, एक भी मस्जिद, एक भी मजार, दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, 18 राज्यों में 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे। और मस्जिद और चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा नहीं है। मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेती है। वहीं बगल में हाजी अली दरगाह का सारा चढ़ावा हाजी अली दरगाह वाले लेते हैं।
कश्मीर में वैष्णो देवी का सारा चढ़ावा सरकार लेती है, वहीं बगल में हजरत बल की दरगाह का सारा चढ़ावा दरगाह वाले लेते हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, कालका मंदिर इस समय लोगों को पता नहीं है, कालका मंदिर का सारा चढ़ावा सरकार लेती है। और जो जामा मस्जिद है वहां जो कुछ आता है, या और भी निजामुद्दीन की दरगाह है, वहां का चढ़ावा वो लेती है। बट वो चढ़ावा जो हिंदू मंदिरों से भी लेते हैं, उसका मेन तो पर्पस यही है ना कि आपको उसी के वेलफेयर के लिए खर्च करना है। नहीं, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं तो कहता हूँ मंदिरों के चढ़ावे से इमामों को वेतन दिया जा रहा है, मंदिरों के चढ़ावे से मस्जिदें बन रही हैं, मस्जिदों का देखभाल हो रही है। आप बताओ और आज भी ये जो हिंदू एक्ट है, हिंदू बोर्ड में जो चलता है वो हिंदुओं के पैसे से चलता है। और आज तक जो वक्फ बोर्ड चल रहा था, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा था, ये सबके पैसे से चल रहा है, ये गैर मुस्लिम के पैसे से, सरकारी पैसे से चल रहा है। ये डिफरेंस है। बट जो ये बात उठा रहे हैं लोग कि समानता होनी चाहिए, आप भी मानते हैं समानता होनी चाहिए, तो अब अगर इन्होंने वक्फ बोर्ड में डाल दिए नॉन मुस्लिम्स, सरकार ने ये भी दिया है उसका जस्टिफिकेशन कि आपका झगड़ा सिर्फ मुसलमानों के बीच में नहीं है, अगर लैंड का झगड़ा है तो झगड़ा किसी नॉन मुस्लिम से भी हो सकता है, तो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन क्या बाकी बोर्ड्स में भी अब इसी तरह से एक सेक्युलर बोर्ड नहीं होना चाहिए? ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। वक्फ बोर्ड छोड़िए, वक्फ ट्रिब्यूनल छोड़िए, वक्फ नाम WAQF नाम का शब्द ही नहीं भारत के संविधान में। भारत के संविधान में जो 3 वर्ड यूज किए हैं, शब्द यूज किए हैं, वो है चैरिटी, इंडाउमेंट और प्रॉपर्टी। तो कायदे से 1 नेशन 1 चैरिटी कोड होना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता। 1 नेशन 1 इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यानी समान धर्मस्थल संहिता। और 1 नेशन 1 प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, समान संपत्ति संहिता। अगर वक्फ का विरोध करने वाले जिनको लगता है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, फिर तो उनको ये कहना चाहिए, भैया काम करो, एक देश एक विधान बनाओ, 1 नेशन 1 लॉ बनाओ, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, सबके लिए एक सिंगल कानून बना दो, सब उसी से कंट्रोल हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी PIL है। हमारा तो ये कहना है सारे मठ मंदिर फ्री करो, जितने बोर्ड बने हुए सबको खत्म कर दो, जितने कानून बने सबको खत्म कर दो। न मस्जिद के लिए कोई कानून, एक सिंगल कानून होना चाहिए जिससे मठ, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मजार, दरगाह सब चले। ये करना चाहिए। अगर वो लेकिन वो चाहते नहीं है, वो नहीं चाहते। वही बात है, अब वक्फ एक्ट के ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ है उससे बात तो अब यही लिख ली है, सवाल उठा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, और सवाल उठा है UCC पे, या सवाल उठाए टेम्पल कंट्रोल पे। नहीं, तो अब बात उठेगी तो लगता है दूर तक जाएगी। नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपको मैं बता ही दूं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, देखिए मैंने कहा ना, पार्लियामेंट में कैसे कैसे महापाप हुए हैं, ये सारे कानून हैं जिनको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया है। मैं इसमें से आपको ये बताता हूँ। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बनाया गया? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब, मीर बाकी ने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े हैं, उनको आप रिक्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इतना ड्रैकोनियन कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना है। लोग चीन की बात नहीं करते, लेकिन मैं अब आपको चीन की बात बताता हूँ। चीन भी जापान का गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 47 में आज़ाद हुए, 49 में आज़ाद हुए, हमसे 2 साल के बाद। चीन ने 1 साल के अंदर पूरे जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न मोहल्ला, न गली, न कुछ। 2-4 जो वहाँ पे ज़्यादा खतरनाक थे, उनका ना स्टैच्यू बना के रखा हुआ है, और पर डे लोग आके वहाँ थूकते हैं, जूता मारते हैं। मैंने वीडियो अपने एक्स पे डाला, आप उसको यूज़ करिएगा। पर डे वहाँ डालते हैं वो। और हमारे यहाँ वहसी दरिंदों की कब्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस लगी हुई है। वहसी दरिंदों ने जिन मठ मंदिरों को तोड़ा हुआ है, उसको हम रिक्लेम ना कर पाए, उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है। और कहता कोर्ट में भी नहीं जाओगे। अरे भैया, कोर्ट में नहीं जा पाएंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म होगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। ये भी सवाल उठ रहा है, ये कैसे चल रहा है इतने सालों से? बस चल रहा है तो चल रहा है चल रहा है। मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस देश में सांसदों को, शिवानी जी, जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो अच्छे कानून बनाने के लिए मिलता है। सही बात है। वो शपथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ले कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ तोड़ देते हैं। जैसे डॉक्टर को वेतन भत्ता मिलता है अच्छी दवाई देने के लिए, ड्राइवर को वेतन भत्ता मिलता है अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, आपके कैमरामैन हैं, इनको जो सैलरी मिल रही है वो किस काम के लिए? अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए। आपको सैलरी मिलती है अच्छी तरीके से एंकरिंग करने के लिए। वैसे सांसदों को मिलता है संविधान के अनुसार अच्छा कार्य करने के लिए, नियम कानून। और कोई देश का कोई भी जो संविधान होता है ना, वो संविधान होता किस लिए है? मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। ये संविधान होता है सोशल इवोल्यूशन के लिए, कल्चरल इवोल्यूशन के लिए, नेशनल आइडेंटिटी के लिए। इसमें प्रीएम्बल में लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ इंश्योर करने के लिए।
यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन मेंटेन करने के लिए। ये भारत का संविधान बना है भारत की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, विदेशी संस्कृति को नहीं। ये बना है भारत की जो हमारी प्रथाएं हैं, भारत की संस्कृति है, भारत के वसुधैव कुटुम्बकम, नारी तो नारायणी, जननी जन्मभूमिश्च, सर्वमंगल मांगल्ये, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। उस संस्कृति को, उस परंपरा को मजबूत करने के लिए, ये विदेशी चीज़ों को मजबूत करने के लिए नहीं है। ये भारत का संविधान है। अरब, दुबई, कुवैत या अमेरिका का संविधान थोड़ी है। संविधान जहाँ का होता है वहीं की चीज़ों को प्रमोट करता है। अनफॉर्चुनेटली संविधान की शपथ लेके संसद में संविधान विरोधी कानून बने हैं। मेरा मानना है आज नहीं तो कल जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और सोशल अवेयरनेस आ रही है, कुछ दिन के बाद ऐसे सांसदों पे लोग थूकेंगे तो नहीं, लेकिन उनका सोशल बाइकआउट करेंगे जो इस तरीके के कानून बनाए हैं। पहले बहुत घटिया घटिया कानून बनाए, बहुत घटिया घटिया, मतलब भारत को बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक कानून बनाते चले गए। 50 कानून तो मैंने चैलेंज किए। मैंने कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, मैं नाम ले लेता हूँ, मैंने कांग्रेस के द्वारा बनाए गए 50 कानूनों को चैलेंज किया हुआ है। और मैं इसीलिए पूरे देश में घूमता रहता हूँ। मैं मंडे टू फ्राइडे दिल्ली में रहता हूँ, सैटरडे संडे थ्रू आउट में बाहर रहता हूँ। 2024 में मैं 122 जिलों में गया था, एक संडे अपने घर में था। 2023 में 115 जिलों में गया, एक संडे अपने घर में रहा क्योंकि उस दिन दिवाली थी। 2022 में मैं 90 जिलों में गया, 2 संडे अपने घर में था, एक में होली थी, एक में दिवाली थी। मैं फुल टाइम, और सहयोग हो गया, थोड़ा डाटा फ्री हो गया, उसके लिए आपकी बात दूर दूर तक जा रही है अभी। मैं तो इसके लिए अंबानी जी को धन्यवाद देता हूँ। लोग अंबानी जी को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मैं अंबानी जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि लोग पहले मेरी बात पहुँच नहीं पा रही थी। 300 रुपये पर एक GB का होता था, तो 300 रुपये खर्च करके 1 GB डेटा मिलता था, उसको 1 महीने चलाना होता था। तो कोई यूट्यूब देखता ही नहीं था, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ज़्यादा देखता नहीं था। अब क्या हो गया कि हमारी आपकी बात हो रही है, अभी देखना ये वीडियो ना मिलियंस में चला जाएगा, सब देखेंगे। अनलिमिटेड मिल रहा है तो खूब आराम से लोग देख रहे हैं। तो ये सोशल अवेयरनेस के लिए जो डाटा फ्री हुआ है, ये उसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, let's see what happens. It is certainly a travesty. Some of the laws, when you hear about them, and not just the intent, but the impact that they have had, both have been problematic. There's been some correction done in the Waqf Act, but Ashwini Upadhyay, before I let you go, Congress and many of the other political parties plus Muslim organizations have already said they're going to challenge the new amendment on the basis of constitutionality. आपको लगता है कि इसमें कुछ पंगा हो सकता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कुछ वो इसको चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप जैसा चश्मा लगाओ उस तरीके से पढ़ सकते हो, और अभी तक पढ़ते भी रहे हैं। पूरे देश में मदरसे खोल दिए, जबकि भारत के संविधान में मदरसा कहीं लिखा ही नहीं है। आर्टिकल 30 के हवाले से मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसा चला दिया, जबकि आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं। मदरसा तो दीनी तालीम सेंटर होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे है, बट राइट भी तो दिया है माइनॉरिटीज को कि अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। हमारी PIL ऑलरेडी पेंडिंग है, तो जो लोग विरोध करेंगे, अच्छा आए, स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से आ जाएं, तो जल्दी से हमारा जो और बाकी बचा हुआ मैटर वो भी खत्म हो जाए। तो मतलब जब आने के पहले इतना ध्यान रखें कि पता चला आए थे कुछ और करने, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्योंकि हम तो ट्रिब्यूनल हम खत्म करा के माने। मैं वही पूछने वाली थी, तो आप चाह रहे हैं कि इसके अगेंस्ट चैलेंज हो तो आपकी भी PIL से वो जुड़े? हाँ, टैग हो जाएगी। जैसे हमने आर्टिकल 35 हमने 370 चैलेंज किया, सरकार ने 370 खत्म कर दिया, तो लोगों सरकार के निर्णय के खिलाफ आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमारी सबकी पिटीशन एक साथ में सुना, जो 370 के विरोधी थे, जो 370 के समर्थक थे। अब इसमें भी सरकार ने इसको अमेंड कर दिया है। अब जो लोग आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमको भी सुनेगा, उनको भी सुन लेगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि वो आए, अच्छा वो आएंगे तो और अच्छा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ा वो दबाव बना देंगे तो अच्छा हो जाएगा। हमारा दबाव काम नहीं कर रहा, जल्दी डेट नहीं पड़ रही है, क्या पता उनका दबाव काम हो जाए तो जल्दी डेट मिल जाए तो सुनवाई हो जाएगी। और आप फिर उसमें चैलेंज करेंगे कि ट्राइब्यूनल को हटा देना चाहिए? मेरा मानना है ट्रिब्यूनल खत्म होना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम रिलीजन के आधार पर नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी है, ट्रिब्यूनल एक डिसाइड करता है, और भारत में कोई एक भी ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पर नहीं है। सारे के सारे ट्रिब्यूनल सेकुलर ट्रिब्यूनल हैं, जेंडर न्यूट्रल हैं, रिलीजन न्यूट्रल हैं, वो सबके लिए खुले हुए हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरीके से ये काम मिस हो गया है। क्या पता सरकार ने सोचा हो पहले इतना काम कर लेते हैं, उतना बाद में कर लेंगे। सरकार की क्या मनसा है मुझे नहीं पता, वो तो सरकार जाने, गृह मंत्री जी जाने, उनका सिस्टम जाने। हमारा ये मानना है कि जितना काम हो गया वो हमारी लड़ाई बहुत अच्छी हो गई है।
बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जितना उन्होंने काम कर दिया वो अपने आप में स्वागत योग्य है, अभूतपूर्व है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो तो Chali. Thank you so much for joining Thank us. With that, it's a wrap on the first edition of Plain Speak Weekend. We'll try and get you more conversations quite like this. If you have suggestions, you can always write to me on my X account or even on Instagram. We'll try and give you those details and we'll try and bring you more on the conversations that you want, on the topics that you want. Thanks a lot for watching.